नमस्कार मित्रों, अभी तक के इंडियन पॉलिटी के दो भागों में हमने बैकग्राउंड देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1853, 1833-53 का चार्टर एक्ट, 1858 के भारत शासन अधिनियम को हमने सिलसिलेवार ढंग से और उनकी विशेषताओं के साथ अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे 1861, 1892, 1909 और 1919 के सुधारों के विषय में और इनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। 1861 का जो अधिनियम आया था वो क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी। 1861 का जो अधिनियम आया था वो संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इसका रीज़न था कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय सम्मिलित हो गए। गैर सरकारी सदस्य के रूप में वायसराय द्वारा नामांकन प्रारंभ कर दिया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इन तीनों को विधान परिषद में नामांकित किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विरुद्ध और 1833 के चार्टर एक्ट के अनुरूप विकेंद्रीकरण के चरण में ये एक चरम शीर्ष पर उठाया गया कदम था। इसी क्रम में 1937 तक संपूर्ण प्रांतों को आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। बंबई और मद्रास को पुनः विधायी शक्ति प्राप्त हो गई। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम प्रांत 1866, पंजाब 1897, इन ईस्वी में विधान परिषद का गठन किया गया। इन क्षेत्रों में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ 1859 की पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता इसमें मिल गई। अब सवाल ये उठता है, पोर्टफोलियो जो प्रणाली थी वो क्या थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली में एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभार देखता था और उसे प्रभारी बनाया जा सकता था और उसे उस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त था। 1861 के अधिनियम के तहत ही वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त था और इसकी अवधि 6 माह की थी। ध्यान रहे, ये यहाँ से ही प्रारंभ हुआ है। जो हमारे संविधान की भी जो विशेषता है उसमें ये चीज़ सम्मिलित किया गया है। आइए अब देखते हैं 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही ज़्यादा रखा गया। इसमें विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। वायसराय, सेंट्रल विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से गैर सरकारी सदस्यों को नामित कर सकता था और प्रांत स्तर पर जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ये मार्ले जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में और भारत में वायसराय थे वो मिंटो थे। इन दोनों के द्वारा जो सुधार का जो एक प्रस्तावना आया वो 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो प्रस्तावना कहा जाता है। इसमें केंद्रीय परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो 16 से 60 कर दी गई, पर सरकारी बहुमत अभी भी बरकरार रखा गया। प्रांतीय परिषद में संख्या चूंकि असमान थी, इसलिए गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत के आधार पर नहीं लिया गया। वायसराय गवर्नर्स के कार्यकारी परिषद के बीच एसोसिएशन बनाने का एक प्रावधान जो है बनाया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
वायसराय के प्रथम कार्य परिषद के सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। सांप्रदायिकता को वैधानिकता इसी मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत दिया गया था। अब ये सांप्रदायिकता का जो है क्या थी, तो मुस्लिम क्षेत्र या जो कम्युनिटी रिलेटेड जो क्षेत्र हुआ करता था, खासकर मुस्लिम क्षेत्र से सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि ही निर्वाचित हो सकते हैं, ऐसा जो है ये प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार में ही किया गया था। इस सुधार के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदार, इन सभी के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ दोनों परिषदों में चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा। अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, ये सारी कार्यों का जो है वो दायरा बढ़ाया गया। आइए अब हम लोग देखते हैं 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की क्या विशेषताएं रही और ये क्यों लाया गया। सन 1917 में यह घोषणा ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार को स्थापित करना है, और इसी संकल्प के आधार पर 1919 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रस्तावना दिया गया। और ये जो है वो सुधार के लिए प्रस्तावना आया, जिसकी विशेषता थी केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम करना। प्रांतीय विषयों को विभक्त किया गया। हस्तांतरित और आरक्षित में, हस्तांतरित में गवर्नर जो कार्यपालक परिषद के सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, उनके साथ मिलकर जो हस्तांतरित विषय पर वो अपना निर्णय लेते थे, और आरक्षित वाले पे गवर्नर कार्यपालक परिषद के सदस्य जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, उनके साथ मिलकर वो उस पर विचार करते थे। इस 1919 के सुधार के अंतर्गत शासन की दोहरी व्यवस्था का जन्म हुआ। देश में द्विसदनी व्यवस्था का जन्म, लोकसभा और राज्यसभा जो अभी हमारे यहाँ जो चल रहा है, ये यहीं से इसका सूत्रधार समझा जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ हुआ है। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचन इसी सुधार के प्रावधान के अंतर्गत किया गया। वायसराय के कार्यकारी परिषद के 6 में से 3 भारतीय सदस्य को निर्वाचन करना जो है वो मैंडेटरी बनाया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन का पृथक निर्वाचन। इसमें संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में मताधिकार प्रदान किया गया। लंदन में भारत के सचिव के कार्य का हस्तांतरण उच्चायुक्त कार्यालय में किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। केंद्रीय बजट केंद्र और राज्य में विभक्त हुआ। वैधानिक आयोग जो 10 साल में अपनी रिपोर्ट देगा का गठन भी इसी